नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी, बुरी और दहला देने वाली खबर के साथ। दंतेवाड़ा में एक ब्लास्ट हुआ और इसके बाद लगातार अब इस घटनाक्रम में अपडेट्स हमको मिल रहे हैं। कल विधायक भीमा मंडावी, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बीजेपी दफ्तर में अंतिम दर्शन के लिए उनकी पार्थिव देह को रखा जाएगा। सुबह 8 से 10:30 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। गदापाल गांव में भीमा मंडावी का अंतिम संस्कार होगा। तो बता दें आपको, आज एक बड़ा नक्सल हमला हुआ जिसमें विधायक भीमा मंडावी, उनके काफिले पर ही नक्सलियों ने अटैक किया, ब्लास्ट करके उस गाड़ी को उड़ा दिया जिसमें विधायक थे, जिसमें विधायक, उनके 3 पीएसओ और ड्राइवर, यानी कुल 5 लोग काल के गाल में समा गए। 3 जवान इसमें शहीद हुए हैं। और इस समय जो जानकारी मिल रही है, कल अंतिम दर्शनों के लिए पार्थिव देह रखी जाएगी। दंतेवाड़ा में कल विधायक भीमा मंडावी का अंतिम संस्कार होगा। उसके पहले बीजेपी के दफ्तर में पार्थिव देह को रखा जाएगा। सुबह 8 से 10:30 बजे तक पार्थिव देह को रखा जाएगा और फिर जो पैतृक ग्राम है वहां पर अंतिम संस्कार होगा। देश भर में जहां पहले चरण के लिए प्रचार थम गया, वहीं मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार अब तक रफ्तार पकड़ नहीं पाया। प्रमुख सीटों पर चेहरे घोषित न होना, दूसरा मध्य प्रदेश में बड़े स्टार प्रचारकों की ड्यूटी अगले या अन्य प्रदेशों में लगना, इसके कारण मध्य प्रदेश में अभी भी चुनावी प्रचार की रफ्तार वैसी नहीं है। एक रिपोर्ट देखें। लोकसभा चुनाव का जोश पूरे देश में है, पर मध्य प्रदेश में चुनावी नीरसता दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश के बड़े चेहरों के प्रदेश से बाहर होने का असर एमपी में पिछड़ते चुनावी प्रचार के तौर पर साफ देखा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी का कहना है कि एमपी में चुनाव की शुरुआत चौथे चरण से है, लिहाजा चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा। जिन जिन में पहला राउंड है वहाँ पर पहले जा रहे हैं। मोदी जी का भी कार्यक्रम उसमें है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी है। परसों से उनका पहला राउंड पूरा हो जाएगा। सामान्यतः हम प्रयास कर रहे हैं कि एक डिवीजन में 1 से लेकर 2 सभा हो जाए, मतलब एक संसदीय क्षेत्र में किसी तरह एक हो जाए। प्रधानमंत्री जी की सभा बहुत टाइट रहती है, सब जानते हैं, सर्वाधिक मांग है, इसलिए दिक्कत आ रही है, परंतु कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के जरूर नेता पूरे देश भर में घूम रहे हैं, यहाँ पर उनको जगह मिल नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी अभी चुनाव करारा हार मिला है, अभी और लोकसभा में बच्ची कुची मिलेगी, तो उस बात को आभास हो गया उनको और वो घूम रहे हैं। बड़े चेहरों की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस है। पार्टी आलाकमान ने उन्हें 3 दिन बाहर चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी है, लिहाजा बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे के बाहर रहने के कारण चुनाव में दम नजर नहीं आ रहा है। कैलाश विजयवर्गीय, जो वोटरों को अट्रैक्ट करने वाले नेता हैं, उन्हें पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में वो एमपी में कम समय दे पा रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो मुरैना से टिकट होने के बाद भी भोपाल से चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच उनका चुनाव प्रचार रफ्तार नहीं पकड़ रहा है। नरोत्तम मिश्रा, इन्हें यूपी में चुनाव की कमान मिली है, लिहाजा मध्य प्रदेश में कम समय दे पा रहे हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो बड़े प्रचारक ज्योतिरादित्य सिंधिया का टिकट फाइनल नहीं हुआ है। उनके पास पश्चिम उत्तर प्रदेश की कमान है, लिहाजा सिंधिया ज्यादातर समय यूपी में दे रहे हैं, जबकि विधानसभा में सबसे ज्यादा सीट दिलाने और कांग्रेस की सरकार बनाने का श्रेय सिंधिया को जाता है। सीएम कमलनाथ अपने और अपने बेटे नकुलनाथ के चुनाव में व्यस्त हैं। इधर दिग्विजय सिंह की बात करें तो भोपाल से प्रत्याशी बनने के बाद प्रचार की सीमा भोपाल तक सीमित हो गई है। मध्य प्रदेश में विदिशा, इंदौर, गुना जैसी सीट पर कांग्रेस और बीजेपी ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है, लिहाजा सस्पेंस के बीच एमपी में प्रचार की खामोशी से चुनाव में नीरसता बनी हुई है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। इधर मंदसौर के सुवासरा से कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह डंग कलेक्ट्रेट दफ्तर में धरना देने अपने समर्थकों के साथ निकले। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने सीतामऊ इलाके में विधायक को रोक लिया और उनको समझाया, जिसके बाद विधायक हरदीप सिंह डंग संतुष्ट नजर आए और बिना किसी प्रदर्शन के वापस चले गए।
विधायक हरदीप सिंह डंग का कहना था कि किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में केंद्रों की दूरी के एसएमएस नहीं मिल पा रहे हैं और वहीं ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा भी अब तक किसानों को नहीं मिला। इसके बाद नाराज कांग्रेस विधायक ने जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए धरने पर बैठने की बात की थी। तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों द्वारा जो भय की स्थिति पैदा की जा रही थी कि आपका रुपया जमा कर लिया जाएगा आपके ऋण खाते में, जबकि ये शासन का आदेश है कि रुपया जमा नहीं कर पाया क्या जाएगा। ये भी डिक्लेयर बात है, कहीं ना कहीं दबी हुई बात थी। इस बात को भी उन्होंने आज सोशल मीडिया के माध्यम से ओपन कराया कि रुपया नहीं काटा जाएगा। तीसरा, जो ओलावृष्टि सीतामढ़ी में हुई थी वो आज तक भुगतान नहीं हो पाया है, जबकि राशि कब से उपलब्ध हो चुकी है और ये अभी तक भुगतान नहीं कर पा रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भले ही चुनावी राजनीति से दूरी बनाई हो, लेकिन सक्रियता में कोई कमी नहीं है। खास बात यह कि कांग्रेस के नेता सुमित्रा महाजन की तारीफ करते नहीं थक रहे। इसी बहाने से बीजेपी पर निशाना भी साध रहे हैं। मंगलवार को प्रेस क्लब में कार्यक्रम में मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और मंत्री जीतू पटवारी ने ताई की तारीफों के पुल बांधे। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि सुमित्रा महाजन सभी की सम्मानीय नेता हैं। उन्होंने इंदौर शहर के विकास के लिए काम किया, लेकिन भाजपा के बड़े नेता अपनी ही पार्टी के वरिष्ठों की जड़ें काटने में लगे हैं। जीतू पटवारी ने भी ताई की तारीफ की। जीतू पटवारी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री पद के योग्य तक बताया। वहीं सुमित्रा महाजन ने भी कांग्रेस सरकार के इन दोनों मंत्रियों की तारीफ करने में कोई गुरेज नहीं की। उन्होंने पूर्व सीएम अर्जुन सिंह को याद किया और कहा कि इंदौर को IIM अर्जुन सिंह की वजह से मिला, लेकिन इसका क्रेडिट उन्होंने मुझे दिया। खास बात यह कि ताई ने अपने भाषण में एक बार भी किसी भाजपा नेता या मंत्री के लिए कुछ नहीं कहा। ताई का विजन भी शहर के लिए, मेरा विजन भी शहर के लिए। ताई ने इसीलिए उसका प्रेजेंटेशन इंदौर में करा था, तो हमारी कोशिश होगी कि इस पर लंबी चर्चा के बाद कुछ निर्णय। पर लोक शाही में एक लोक व्यवहार होता है, यही तो इंदौर की खासियत है, खूबसूरती है। इसी का ताई भी अनुसरण करती है और भी राजनीतिक लोग अनुसरण करते हैं और मुझे भी करना चाहिए। तो इसको आप नकारात्मक मत लो, सकारात्मक लो। मैं इंदौर की IIT की फाइल आज कर रहा हूँ, साइन कर रहा हूँ। तुम्हें देना हो तो तू अपने तरफ से विज्ञप्ति दे देना। तू बार बार उठाती हो, हाउस में उठाती हो, पत्र लिखती हो, जो भी करती हो। जबलपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विवेक तनखा ने भी आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन से पहले विवेक तनखा ने शक्ति प्रदर्शन किया। विवेक तनखा एक विशाल रैली के तौर पर जिला निर्वाचन दफ्तर पहुंचे। उनके साथ मंत्री तरुण भनोट, मंत्री लखन घनघोरिया, विधायक विनय सक्सेना और संजय यादव मौजूद रहे। विवेक तनखा ने जबलपुर की जनता से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। नामांकन फॉर्म भरने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि जबलपुर मेरी जान है और इस कारण अब मुझे इसका ऋण चुकाने का मौका मिला है। उनका दावा है कि जबलपुर की जनता उनके साथ है। खास बात यह कि विवेक तनखा का नामांकन शामिल करवाने के लिए मंत्री तरुण भनोट भगवा रंग में दिखे। कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि पर भनोट ने कहा कि वो भगवा रंग में नहीं दिखे, बल्कि ये उनकी सनातन परंपरा का हिस्सा है। हमारा दिल और मन दोनों इसी रंग के हैं। भाजपा केवल दिखावा करती है। वहीं मंत्री लखन घनघोरिया ने बीजेपी प्रत्याशी राकेश सिंह पर हमला बोला। मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार की जिंदगी में अगर हमको सम्मान मिला है तो जबलपुर की माटी से मिला है। तो मैं तो इस शहर के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये तो अभी शुरुआत है, आप देखते जाइए क्या क्या हम लोग करेंगे। हम भगवा रंग में नहीं दिखे। भगवा हमारी सनातन परंपरा है। ये दिखावे के लिए तो भगवा लेकर भाजपा के लोग चलते हैं। हमारा तो दिल भी भगवा है, मन भी भगवा है, और क्या ये इनकी बबूती है? जबलपुर के जनमानस ने तुलना कर ली। जबलपुर का जनमानस समझ गया है कि जो व्यक्ति अपना नाम बदल सकता है वो व्यक्ति अपने स्वभाव के मुताबिक कुछ भी कर सकता है। जबलपुर से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी राकेश सिंह और कांग्रेस से राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने अपना नामांकन आज दाखिल किया। दोनों दल 24% यूथ वोटर्स को लुभाने की जुगाड़ में। आंकड़ों पर नजर डालें तो 1999 के आम चुनाव में बीजेपी को जबलपुर में 56% वोट मिले तो कांग्रेस को 36%। 2004 में बीजेपी को 54% तो कांग्रेस को 37%। 2009 में
बीजेपी ने 53% वोट हासिल किए। बीजेपी नेताओं का मानना है कि 5 साल चुनाव मोड में रहने वाली भाजपा इस बार ये अंतर बरकरार रख पाएगी। पार्टी की नजर जिले के 24% युवा वोटर्स पर है, जिन्हें रिझाने के लिए बीजेपी लगातार कैंपेनिंग कर रही है। 9 मतदाताओं के बीच में जाने का कार्यक्रम भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से हम कर रहे हैं। 9 मतदाताओं को बताने की आवश्यकता है कि आप वह व्यक्ति हैं जो देश का भविष्य तय कर रहे हैं। अब ये आपको तय करना है कि आपको देश को उस परम वैभवशाली और देश की ओर ले जाना चाहते हैं, वो देश को समृद्धशाली बनाना चाहते हैं, या कमजोर हाथों में देश को नेतृत्व सौंपना चाहते हैं। हमारे यूथ के जो लीडर हैं वो निरंतर जो यूथ से जुड़े हुए इशूज़ है उस पर काम कर रहे हैं। माननीय विवेक तनखा जी ने यूथ के बीच एक अपनी पहचान बनाई, जिस तरीके से रोजगार को बढ़ाने के लिए पेटीएम जैसी बड़ी संस्थाओं को जबलपुर में उनने आमंत्रित करा है। जिस तरीके से आगे चल के उनके और प्रोग्राम है, ये जबलपुर का यूथ देख रहा है और विवेक तनखा के ही चेहरे में उस यूथ को अपना भविष्य दिख रहा है। लोकसभा चुनाव की जंग में भोपाल सीट सुर्खियों में है। कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह मैदान में, लेकिन बीजेपी अब तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए। इधर प्रचार में जुटी कांग्रेस ने अब हिंदू कार्ड पर फोकस किया। इसके तहत कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को भगवान राम का वंशज बता रहे हैं। दिग्विजय सिंह का चुनाव कैंपेन संभाल रहे मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह के पैतृक राजघराने राघोगढ़ का नाम भगवान राम के नाम पर है। राघो यानी कि राम और राघोगढ़ मतलब भगवान श्री राम का स्थान। दिग्विजय सिंह भगवान राम के वंशज हैं। इधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि भगवा आतंकवाद शब्द ईजाद करने वाले कभी भगवान राम के वंशज नहीं हो सकते। इनको ज्ञान भी नहीं है। राघोगढ़, राघव मतलब भगवान राम नाम से पूरा वो शहर है, उसमें भगवान राम का मंदिर है, यहाँ रोज़ सुबह शाम पूजा होती है। और ये मतलब राघव के घराने के हैं। कर्नाटक में टोपी पहनती थी और राहुल जी गुजरात में आके जनेऊ धारण कर लेते थे और बिल्कुल जनेऊधारी कट्टर ब्राह्मण अपने आप को कहते थे। वायनाड में गए तो वहाँ कोई मंदिर नहीं मिला। मुझे लगता है शायद केरल में कोई मंदिर होगा ही नहीं, क्योंकि वायनाड में जाने के बाद उनको समझ में आ गया कि मेरा जो वोटर है वो कौन है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों और अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।